मध्य प्रदेश समेत देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है और एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान देश की आधी आबादी को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यानी महिलाओं को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और आज के इस वीडियो में हम हमारे न्यूज़ रूम के साथियों से जानेंगे कि उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके फैमिली मेम्बर्स को किस तरह की परेशानियां आ रही है इस दौरान, तो हम उनसे इस बारे में जानेंगे। लेकिन ये डिस्कशन तो महिलाओं के बीच में होने वाला है, लेकिन हमारे साथ इल्मान सर भी मौजूद है। इनकी अपनी अलग ही समस्या है, तो इनसे भी हम जानेंगे। लेकिन पहले हम जानते हैं अंजलि से। फिर ये एसआईआर है क्या? वेरिफिकेशन हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा वेरीफाई किसी भी चीज़ को प्योरेट करना। एसआईआर जो ये उसमें चल रहा है कि एसआईआर क्या है, सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है। मेरे मन में भी ये सवाल चल रहा है कि भाई एसआईआर है क्या, और सबसे विषय का बना हुआ है, हर जगह सब कोई सोच रहे हैं एसआईआर क्या है। तो एक वो हम कह सकते हैं कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र या राज्य की मतदाता सूची को अपडेट करना या सत्यापन करना, क्योंकि जो हमारे यहाँ एसआईआर के तहत जो प्रक्रियाएँ वो ऐसी चल रही हैं कि बीएलओ जो हैं वो घर घर जाके मतदाताओं का जो है वो पुनरीक्षण करते हैं कि इनका नाम 2003 की मतदाता सूची से 2025 को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो मतदाताओं की जो जानकारियां हैं वो सही हैं या गलत हैं, क्या क्या उसमें इंफॉर्मेशन डली हुई है, उनको वेरीफाइड किया जा रहा है, एक तरह से अपडेट किया जा रहा है। हाँ, ये एक सही कह सकते हैं अपन कि अपडेट भी किया जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात हम अगर कहें कि एसआईआर में जो मतदाताओं के लिए एक तरह से सुविधा का भी ये वो होगा कि जो जिनका नाम नहीं है या क्या क्या चीज़ें उसमें जोड़ी जा सकती हैं वो भी उसमें ऐड किया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अपडेशन का ही काम हो रहा है। इसके लिए अभी जो निर्वाचन आयोग है वो 12 राज्यों में एसआईआर चालू किया है। तो अपने मध्य प्रदेश में ये दौर चालू हो गया है और एसआईआर इन दिनों चर्चा ही या ट्रेंड में बना हुआ है। तो आपके घर में भी ये चर्चा हो ही रही होगी फिलहाल। तो क्या क्या सुनने में आ रहा है आपको, घर की क्या क्या प्रॉब्लम मतलब उन लोगों को सामना करना पड़ रहा है? हाँ, ये मैंने भी अपने पापा से पूछा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मेरा भी नाम वोटर आईडी में जुड़ा हुआ है। मैंने 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ उसमें मतदान किया। तो हालांकि मेरे घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि 2003 में मेरे पिताजी का नाम मतदाता सूची में जुड़ा हुआ था। तो इसलिए हमारे नाम के जुड़ने में या कहीं भी कुछ करने में दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत उनको आ रही है जो 2003 में जिनका नाम नहीं है मतदाता सूची में। लेकिन कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि 2003 में नाम होने के बावजूद 2025 में नाम कट जा रहा है। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ना मेरे मम्मी के डॉक्यूमेंट में, ना पापा के, ना मेरे। अब हम जानेंगे काजल से। काजल यूपी की रहने वाली है, लेकिन काम ये मध्य प्रदेश में करती हैं। तो काजल, जिस तरह से अभी यूपी में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो कभी क्या आपने नहीं सोचा कि आप भी वोट दें? क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या आपका अनुभव है उससे लेकर? बिल्कुल, मैं यूपी की रहने वाली हूँ और मैं बहुत टाइम से एमपी में काम भी कर रही हूँ। मैंने यहाँ से पढ़ाई भी की है। मेरा भी एक्साइटमेंट बहुत है कि मैं वोट दूँ। और एसआईआर बहुत चर्चे में है, 12 राज्यों में है, तो यूपी में भी बहुत चर्चे में है। तो मेरा क्या रोल है इससे, मैं भी इसकी जानकारी लेना चाहती हूँ। लेकिन इसके लिए जो बीएलओ हैं उनसे बात नहीं हो पा रही है, उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। इसके लिए जो कस्टमर केयर नंबर 1950 है उस पर भी बात नहीं हो पा रही है, बिजी ही आ रहा है, तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसमें मेरा क्या रोल है, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है। तो ये बहुत दिक्कत की बात है। कुल मिलाकर आपको ये प्रॉब्लम है कि आपको मतलब कोई जानकारी नहीं मिल पा रही इससे रिलेटेड। नहीं, आपका एक्साइटमेंट कुल मिलाकर धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। जब जानकारी नहीं मिलेगी, जब पता ही नहीं चलेगा, तो हम इस प्रोसेस में कैसे क्या करेंगे? तो दिक्कत यही है। अब हम जानेंगे कौशिकी से। कौशिकी बिहार की रहने वाली है और बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जहां एसआईआर की प्रक्रिया सबसे पहले हुई थी। तो उस दौरान इनके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे, इनके क्या क्या अनुभव है, तो इनसे भी हम जानेंगे। बताइए। मैं बिहार की रहने वाली हूँ। हाँ, मेरा बॉर्न हुआ है, बट हम लोग अभी फ़िलहाल झारखंड से रह रहे हैं, तो हम लोग वहाँ से ही पढ़े लिखे हैं। और मेरे पेरेंट्स का इस बार जो बिहार चुनाव हुआ, तो मेरे पेरेंट्स का उसमें नाम ही नहीं आया, तो वो लोग वोटिंग ही नहीं दे पाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब मेरे पेरेंट्स ही वोट नहीं दे पाए तो हम लोग फिर आगे चल के कैसे वोट दे पाएंगे? ये हमारा भी नाम लिस्ट से नहीं आ रहा है। अब अभी नहीं आया तो फिर हो सकता है आगे चल के नहीं आए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स इस बार वोट ही नहीं दे पाए हैं।
और उस दौरान भी मतलब आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा जब एसआईआर की प्रक्रिया उस दौरान आपके यहाँ चल रही थी? तब आपको पता चला होगा आपकी मम्मी से, पापा से। हाँ, जैसे मम्मी पापा ये बातें तो कर रहे थे, तो मम्मी पापा का ये कहना था कि अभी हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं इतने सालों से, अब फिर अगर हमें वोटिंग देनी है तो हमें बिहार तो जाना पड़ेगा। बट अगर ऐसा है कि हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पा रही है, हम किससे के पास जाएं, क्या बात करें, अगर किसी को कॉल भी कर रहे हैं तो सही से इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे राज्यों से आई महिलाओं की, जैसे कि कोई महिला महाराष्ट्र की है और उनकी शादी एमपी में हुई है, तो उनको इस दौरान क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इस मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे इल्मान सर से। वो हमें विस्तार से बताएंगे क्या समस्याएं हैं सर। समस्याएं देखिए इसमें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, ख़ासकर जो दूसरे स्टेट से ब्याह कर इस स्टेट में जो लड़कियां महिलाएं आई हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है। अगर आप इसको विस्तृत रूप से देखें तो जैसे मैं खुद परेशान हूँ, अब ये महिलाओं का डिस्कशन था, ये आधी आबादी पे बात करना था, लेकिन इसमें मैं भी खड़ा हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरी पत्नी का भी SIR हो रहा है और वो परेशान है तो मैं यहाँ पर परेशान हो रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ परेशानी का कारण क्या है। परेशानी का कारण ये है कि मध्य प्रदेश में तो पूरा डेटा CEO मध्य प्रदेश ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है, लेकिन जब मेरी पत्नी के बारे में बता दूं, मेरी पत्नी महाराष्ट्र के अमरावती ज़िले से हैं, तो जब मैं उनकी SIR के बारे में ढूंढने के लिए CEO महाराष्ट्र की वेबसाइट पर गया, जब वहाँ पर मैंने डेटा देखा, जब मैंने वहाँ पे खंगाला कि अमरावती का क्या डेटा है, वो अमरावती की रहने वाली हैं, तो मैं अमरावती पे गया तो मैं देखकर हैरान रह गया कि वहाँ पर सिवाय अमरावती के इस समय तक कोई और विधानसभा का उन्होंने अपलोड ही नहीं किया है, कोई डेटा ही नहीं है। अगर मुझे उनका एपिक नंबर चाहिए, मुझे उनका भाग संख्या चाहिए, तो उसके बारे में मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि हम लोग साधन संपन्न हैं, हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, अभी हम कंप्यूटर पे बैठ के उसको देख सकते हैं। तो मैं कंप्यूटर पे बैठ के लगातार इस चीज़ को सर्च कर रहा था, लगातार मैंने CEO महाराष्ट्र की वेबसाइट देखी, लेकिन मुझे बड़ी निराशा, बड़ी मायूसी हाथ लगी कि जब मैं गया, चूँकि वो अमरावती की अचलपुर विधानसभा सीट की रहने वाली हैं, जो उस वक्त अचलपुर विधानसभा मेलघाट विधानसभा में आती थी। तो जब मैंने उसको सर्च करा तो वहाँ पर कोई डेटा नहीं है। और जब इसके रिगार्डिंग हमने वहाँ के अफसरों से बात की, वहाँ के अधिकारियों से बात करी जो चुनाव की तैयारियों में हैं, इन्वॉल्व हैं, तो ये जान के मुझे और ख़राब लगा कि कोई फ़ोन उठाने तैयार नहीं है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। आप ये मान के चलिए कि महाराष्ट्र की बहुत लंबी बॉर्डर मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश के लोगों का रोटी और बेटी का ताल्लुक है, जिसमें खंडवा है, जिसमें बैतूल है, जिसमें छिंदवाड़ा है। चला कि वेबसाइट पर सिर्फ अमरावती का नाम है तो लोग हैरान रह जा रहे हैं। बाकी की 8 विधानसभा, जिसमें दरियापुर है, जिसमें अचलपुर है, जिसमें बडनेरा है, इसके बारे में वहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। तो ये बहुत ताज्जुब होता है वहाँ पर कि आपको एक क्लिक पे ये सब जानकारी मिल जानी चाहिए। लेकिन इसे आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि नीम हकीम खतराए जान, नीम मुल्ला खतराए ईमान। यानी अगर आपको बराबर इलाज नहीं मिलेगा तो आपकी जान चले जाएगी, या आपको अगर कोई ढंग से बताने वाला नहीं रहेगा तो आपके ईमान का खतरा है। सेम प्रोसेस चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को इस मामले में सेम पिच पे होना चाहिए था, हर राज्य को सेम पिच पे होना चाहिए था, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। ये मुकम्मल जानकारी जब पूरी हो जाती तो हम कुछ समय रुक सकते थे, SIR को थोड़ा प्रोसेस हम बढ़ा सकते थे। इन्होंने टाइम शेड्यूल ऐसा रखा हुआ है कि आदमी इसमें परेशान हो रहा है, उसके हाथ में कोई डेटा नहीं लग रहा है, अफसर बात करने को तैयार नहीं है, BLO को कुछ जानकारी नहीं है। तो ये जानकारी का जो अभाव है ये बहुत बड़े तबके को, मैं आपको बता दूं, मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूं कि इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा आदिवासी समाज, क्योंकि आदिवासी समाज के सामने रोजी रोटी का संकट होता है। वो टेक्नोलॉजी से उतने फ्रेंडली नहीं हो पाते जितने हम और आप हैं। तो उनके सामने ये संकट खड़ा हो जाएगा। वो कहाँ से अपने लिए क्रमांक संख्या लाएंगे, वो कहाँ से अपने लिए एपिक नंबर लेकर आएंगे? इसके ऊपर चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, नहीं तो इसमें बहुत सारे लोगों के नाम कटेंगे मंजू। और ये सवाल बना रहेगा कि चूंकि चुनाव आयोग की एक शाख है, चुनाव आयोग को हमने जिस रूप में देखा है उसकी एक शाख है, और अगर आप कोई काम करते हैं तो वो मुकम्मल होना चाहिए, उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। SIR बिल्कुल होना चाहिए, एक क्रम के तहत में होना चाहिए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ होना चाहिए। कोई नागरिक ये ना कहे कि हम वोट डाल सकते थे और हम वोट नहीं डाल पाएंगे।
तो सर ने जिस तरह से बताया कि चुनाव आयोग को मतलब पूरे मैनेजमेंट के साथ इस प्रोसेस को तैयार करना था। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी भी कोई जानकारी इससे रिलेटेड कहीं से भी नहीं मिल पा रही है, और ख़ासकर आदिवासी क्षेत्र के लोग। अब हम जानेंगे कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है। तो मान्या बताइए, आखिर क्या इम्पोर्टेंस है इसकी? जैसा कि सर ने एपिक नंबर की बात करी, तो वोटर आईडी को एपिक भी बोलते हैं, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जो कि हमारे लिए मतलब पहचान का प्रमाण पत्र तो है ही और निवास का भी है कि अगर आप दूसरे स्टेट से आके यहाँ पे रह रहे हैं तो आपका निवास का रहता है कि आप निवास प्रमाणित जगह पर रह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि इसके साथ लोग बोलते हैं कि हम वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाएंगे तो कोई ज़्यादा प्रभावित हम नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं। आप लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकते हैं, फिर वो पंचायत चुनाव हो, चाहे क्या बोल सकते हैं स्टेट वाइज चुनाव हो, या फिर विधानसभा, ये सारी चुनाव हो। और उसके अलावा हमारे जो निजी ज़िंदगी की कई सुविधाएं वोटर आईडी कार्ड से आती है। कभी कभी हमारे साथ ये असुविधा होती है कि हम कहीं पे हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड या जो भी हमारी चीज़ है हम कैरी नहीं कर पाते हैं। उस जगह पर हमें याद आता है कि हमारा वोटर आईडी कार्ड है, जो हमारी पहचान के साथ साथ निवास भी बताता है कि हम मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, जहाँ पे भी हम निवास कर रहे हैं। उसके बाद हमारे घरेलू काम में जैसे कि बैंक अकाउंट खुलवाना, बैंक अपडेट करवाना, सारी चीज़ों में वोटर आईडी कार्ड बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। हाल ही में मैंने अपना पैन कार्ड बनवाया, उसमें वोटर आईडी कार्ड लगा मेरा, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, और पैन कार्ड नहीं रहता तो हमारे बैंक के सारे काम आजकल रुक जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि गूगल से लेकर हर चीज़, हर प्रोसेस में आपको आधार का वेरिफिकेशन लेना पड़ता है। आप किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉगिन कर रहे हैं या कोई आप इवन आप डिजिटल तरीके से डॉक्यूमेंट अपने सबमिट कर रहे हैं, स्टोर में रख रहे हैं, तो भी आपको वहाँ पे आधार कार्ड देना पड़ता है। गैस कनेक्शन है, बैंक अकाउंट है, और सिम कार्ड लेने के लिए, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज हम बोल रहे हैं कि जिनको डिजिटलाइजेशन नहीं पता पर फ़ोन होगा तो सिम भी होगी, और सिम के लिए वोटर आईडी ज़रूरी है। अगर आप वोटर आईडी नहीं बनवाएंगे तो आपको कभी आगे चलते हुए जीवन में कभी सिम लेना पड़े या नया फ़ोन खरीदा तो उसके लिए आपको बहुत परेशानी हो सकती है। तो सिर्फ वोटर आईडी कार्ड पहचान और कह सकते निवास के अलावा बहुत सारे घरेलू चीज़ें जिनसे ये चीज़ें रुक जाएंगी। अगर हमारा वोटर जुड़ा हुआ है और वोटर आईडी कार्ड नहीं रहेगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमारी प्रभावित हो सकती हैं निजी ज़िंदगी में। तो आपने इस वीडियो में तमाम तरह की दिक्कतों के बारे में सुना। हम इस मुद्दे को लगातार उठाते आ रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा हुआ है, और इसे लेकर हमने एक पोल भी किया है जिसे अतुल सर आपको विस्तार से समझाएंगे। धन्यवाद मंजू, मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि 10 सूत्र ने कल एक पोल चलाया था। उस पोल में हमने अपने दर्शकों से ये पूछा था कि वो एसआईआर को लेकर के कितने जागरूक हैं। हमने आपसे कुछ सवाल पूछे थे जिनके जवाब हमारे पास आए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमारे यूजर्स ने और मध्य प्रदेश की जनता ने इन सवालों का क्या जवाब दिया है। सबसे पहले हमने आपसे पूछा था कि मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रोसेस चल रही है, तो क्या आप जानते हैं कि एसआईआर क्या है। इसके जवाब में जो जवाब हमारे पास आए हैं उसमें 84% लोगों का कहना है कि हाँ वो जानते हैं एसआईआर क्या है, जबकि 16% लोगों का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि एसआईआर क्या है। अगला सवाल हमने अपने दर्शकों से और जनता से पूछा था कि क्या एसआईआर का फॉर्म किस तरह से भरना है, क्या वो ये जानते हैं, उन्हें पता है कि फॉर्म कैसे भरना है। तो इसके जवाब में 75% लोगों ने कहा है कि हाँ उन्हें पता है फॉर्म कैसे भरना है, जबकि 25% लोगों ने कहा है कि नहीं वो नहीं जानते कि फॉर्म कैसे भरना है। तीसरा सवाल जो हमने अपने दर्शकों से पूछा था वो सवाल था कि एसआईआर की प्रोसेस में बीएलओ क्या आपके घर आ रहे हैं। इसके जवाब में 77% लोगों ने कहा है कि हाँ बीएलओ उनके घर आ रहे हैं, जबकि 23% लोगों ने कहा कि नहीं बीएलओ उनके घर नहीं आ रहे। इसके बाद अगला सवाल था कि क्या आपको पता है कि आपका नाम एसआईआर 2003 की जो एसआईआर हुई थी उसमें है या नहीं। इसके जवाब में 79% लोगों ने कहा है कि हाँ उन्हें पता है कि उनका नाम है या नहीं, और इसके अलावा 21% लोगों ने कहा है कि नहीं वो नहीं जानते कि उनका नाम एसआईआर में है या नहीं। और आखिरी सवाल हमने पूछा था कि एसआईआर के बारे में आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या है एसआईआर को लेकर। तो इसके जवाब में ज़रूरी है ये मानते हैं लोग, 70% लोग मानते हैं कि ये प्रोसेस ज़रूरी है, जबकि 26% लोगों का कहना है कि ये एक झंझट है उनके लिए, जबकि 4% लोगों का कहना है कि वो फ़िलहाल इसे लेकर कुछ कह नहीं सकते कि ये मामला क्या है। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि एसआईआर को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं बहुत गफलत है, बहुत ही जागरूकता का अभाव है। इसे दूर करना चुनाव आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर ऐसे मौक़ों पर जब किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटने की नौबत सामने आ रही हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। हम आपसे मिलेंगे जल्दी किसी और खबर में, तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव
और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।